और अपनी बात रखे माननीय सुधीर नाग सर। साथियों, जय मूल निवासी, आज भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, ईवीएम भंडाफोड़ राष्ट्रव्यापी यात्रा आज के जिले में फैजाबाद में आ चुकी है। इस यात्रा का नेतृत्व आदरणीय सम्माननीय वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं। ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा साल भर चलेगी। ईवीएम भंडाफोड़ यात्रा निकलने एक 5-10 मिनट में समझाना चाहूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को 8 अक्टूबर 2013 का जो है, 8 अक्टूबर 2013 के 13 को जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जो लैंडमार्क जजमेंट दिया, उस लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, विदाउट वीवीपीएटी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल। मगर ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो वीवीपीएटी मशीन लगाना चाहिए था 2014 और 2019 के दरमियान नहीं लगाया गया, और ना ही 2014 में जितना लगाया गया वो कितना लगाया गया, 0.33% लगाया गया। इसका मतलब जो लैंडमार्क जजमेंट है, ये लैंडमार्क जजमेंट का मेन स्ट्रीम मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने इसके बारे में लोगों को जानकार करना चाहिए था। मगर ये जानकारी के अभाव में हमारे लोगों को ये जानकारी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो लैंडमार्क जजमेंट दिया और उसके तहत इलेक्शन कमीशन ने जो वीवीपीएटी मशीन लगाना चाहिए था 2014 के इलेक्शन में, वो कितना 0.33%। इसका मतलब 99.67% वीवीपीएटी मशीन लगाया नहीं गया। और जब रिजल्ट पब्लिश किया, रिजल्ट पब्लिश करने के बाद 1 महीने के अंदर 9 लाख ईवीएम मशीन को कबाड़ घोषित किया। आपको इस बात की हैरानी होगी कि चुनाव आयोग इस तरह से इस तरह की घटना को अंजाम क्यों दे रहा है। उसके बाद आप अगर देखेंगे, आपके सामने इलेक्शन कमीशन का ये प्रेस नोट मेरे पास आप लोग देख सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर ये प्रेस नोट अवेलेबल है, आज भी अवेलेबल है। इस प्रेस नोट में क्या लिखा गया है, जो 23 मई 2019 को जो रिजल्ट पब्लिश किया गया, जो आंकड़े बताए गए, आंकड़े बताने के बाद 27 को 5 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन के अभी 1 तारीख को इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सारा का सारा डेटा पब्लिश किया, और वो डेटा इलेक्शन कमीशन के लोगों ने क्या लिखा, प्रोविजनल डेटा, ये ऑथेंटिक डेटा पब्लिश नहीं किया। यहां पर उन्होंने क्या लिखा, द डेटा इज एस्टिमेटेड एंड सब्जेक्ट टू चेंज। ये डेटा
प्रोविजनल डेटा है वो पब्लिश किया गया, और वो डेटा आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, जो ऑथेंटिक डेटा इलेक्शन कमीशन के द्वारा पब्लिश करना चाहिए था, आज तक वो पब्लिश नहीं किया गया। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, 4 नवंबर को 2019 को सुप्रीम कोर्ट में एडीआर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कॉमन कॉज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस है, और ये केस आज भी पेंडिंग है, आज भी ये केस पेंडिंग है। तो इसका मतलब क्या है कि 8 अक्टूबर 2013 को जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसके तहत वीवीपीएटी मशीन लगाना चाहिए था, और वीवीपीएटी मशीन नहीं लगाया, घोटाला होता है ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। मानने मतलब ये दिखाने के बावजूद, निर्णय देने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये नहीं किया गया, और इलेक्शन कमीशन ने साबित किया, ये इसका प्रूफ है, इलेक्शन कमीशन ने ये साबित किया। ऐसा क्यों हो रहा है? 2004 में कांग्रेस ने घोटाला किया, लोकसभा के चुनाव में 2004 में कांग्रेस ने इसका फायदा उठाया। 2009 में फिर से कांग्रेस ने धांधली किया, ईवीएम के माध्यम से धांधली करके सरकार बनाई। 2014 को कांग्रेस ने और बीजेपी ने गुप्त समझौते के तहत, सीक्रेट डील के तहत 2014 को बीजेपी को पावर दिया। बीजेपी ने 2014 को ईवीएम मशीन का सहारा लेते हुए घोटाला किया और सरकार बनाई। 2019 में हमें क्या देखने को मिलता है? 2019 को भी बीजेपी ने घोटाला करके चुनाव जीता। ये सारे सबूत आज के तारीख में अवेलेबल है। ये 2019 का घोटाला छुपाने के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा 4 महीने में वीवीपीएटी स्लिप्स के, वीवीपीएटी रिसीट्स 4 महीने में पूरे इंडिया के सारे वीवीपीएटी स्लिप्स नष्ट कर दिए गए। 4 महीने में केवल। तो आपको अंदाजा आ सकता है कि इसमें संवैधानिक संस्था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, संविधान, ये जो चुनाव आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, और उनके द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करने की जिम्मेदारी संविधान निर्माताओं ने उनको लगाई है। और लोकतंत्र में बहुसंख्यक लोगों के हित की बात करता है। लोकतंत्र में बहुसंख्यक लोगों का हित देखा जाता है, मगर हमें यहाँ क्या दिखाई देता है? हमें ये दिखाई देता है कि संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करके, संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करके लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है। लोकतंत्र आज की तारीख में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। संवैधानिक संस्थाओं पर अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का कब्जा है। संवैधानिक संस्थाओं पर अल्पसंख्यक जो लोग, अगर आप देखते हैं लोकतंत्र में अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों पर राज नहीं कर सकते, मगर इंडिया में हमें क्या दिखाई दे रहा है? मनी माफिया, मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सहारे अल्पसंख्यक लोग, जो पार्टियां, जिन पार्टियों का जनाधार 80 के दरमियान, 90 के दरमियान जिन पार्टियों का जनाधार खो रहा था,
3.5% लोग और उनकी पार्टियां जिनका जनाधार खो रहा था, वो पार्टियां उनका आज हमें क्या दिखाई देता है? रूलिंग ब्राह्मण का, कांग्रेस ब्राह्मण का, बीजेपी ब्राह्मण का, सीपीएम ब्राह्मण का, सीपीआई ब्राह्मण का, तृणमूल कांग्रेस ब्राह्मण का, आम आदमी पार्टी बनिया का, मतलब जिनकी संख्या ज्यादा है, उन लोगों की, हमारे जैसे कांशीराम साहब बोला करते थे, वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा। 80 के शतक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में ये सारा बहुजन समाज निर्माण होने की प्रक्रिया का जो हिस्सा है, उसके बाद जिन लोगों की पार्टियों का जनाधार खत्म होने के कगार पर था, ईवीएम ने उनका जनाधार बरकरार रखा, उनको रूलिंग में लाया, उनको अपोजिशन में लाया। इतना सारा षड्यंत्र ये ईवीएम के माध्यम से हुआ है। आप लोगों को इस षड्यंत्र का स्टडी करना होगा, आपको समझना होगा, जानना होगा, और इस षड्यंत्र के विरोध में गांव-गांव तक लोगों को तैयार करना होगा। इस बात को मैं इतनी सी बात यहाँ पर आपके सामने रखकर ये कहना चाहूंगा कि ये साथ सहयोग करके राष्ट्र निर्माण करने में साथ सहयोग करेंगे, इतनी आशा उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी कड़ी में मैं माननीय चौध मोहम्मद सर, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा नई दिल्ली, मैं सर को निवेदन करता हूँ आप आए और 5 मिनट में बात को सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। पूरे भारत में ईवीएम के खिलाफ और इस देश के लोकतंत्र और संविधान और इस देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए मूल निवासी नायक मान्यवर वावन मेश्राम साहब के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए ईवीएम भंडाफोर परिवर्तन यात्रा भाग 2 की शुरुआत की गई और यह परिवर्तन यात्रा उत्तर प्रदेश में 21 मार्च से आरंभ हुई और आज पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में होते हुए फैजाबाद आपके गृह जनपद में, आपके मूल जनपद में ये परिवर्तन यात्रा आई। पूरे भारत में पिछले 2 दशक से मनुवादी पार्टियों के द्वारा लगातार, यानी कांग्रेस बीजेपी के द्वारा लगातार पिछले 2 दशक से यानी 20 सालों से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में यानी ईवीएम में घोटाले करके आज वो लगातार सत्ता में जा रहे हैं और सत्ता में जाने के बाद आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें अधिकार दिए संविधान के अंदर, उन अधिकारों को खत्म करने का लगातार वो कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। इसलिए हम अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से, दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, जिन देशों ने शुरुआती दौर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया, अगर हम उन देशों की बात करें तो दुनिया में 195 देश लोकतांत्रिक श्रेणी में आते हैं, लोकतांत्रिक राष्ट्र की श्रेणी में आते हैं। मात्र 31 देशों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और जिसमें बहुतायत देशों में 13 देशों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। तो आज अगर हम बात करें दुनिया के अलग अलग देशों में और दुनिया के बहुतायत लोकतांत्रिक देशों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को अगर बैन किया गया है, पाबंदी लगाई गई है और ऐसी मान्यता है उन देशों की कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन संभव नहीं है। 8 अक्टूबर 2013 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी के याचिका पर और उस जजमेंट में 3 शब्दों का इस्तेमाल किया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन संभव नहीं है। तो जब भारत की न्यायपालिका ने
ये जजमेंट दिया, ये फैसला सुनाया कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन संभव नहीं है। लेकिन इस देश में, जो इस देश का चौथा आईना है लोकतंत्र का मीडिया, उस मीडिया के जरिए तरह तरह की अफवाहों की खबरें दिखाई जाती है, लेकिन इस देश के नागरिकों के अधिकारों से जुड़ा हुआ, उनके मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ वोट का अधिकार है, वोट के अधिकार पर लगातार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए डाका डाला जा रहा है। इस खबर को भारत की मीडिया ने, मनुवादी मीडिया ने उसे दिखाने का काम नहीं किया। तरह तरह की अफवाहों के संदर्भ में भारत की मीडिया इस कदर काम करती है कि जैसे जब तक सच जूते पहन रहा होता है, जब तक सच जूते पहन रहा होता है, अफवाहें यानी झूठ दुनिया की आधा सफर तय कर चुकी होती है। भारत की मीडिया अफवाहें फैलाने में, इस समाज को मिसगाइड करने के लिए लगातार काम करती है, लेकिन इस देश के वास्तविक सच्चाई को बताने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमें फक्र है मूल निवासी नायक मान्यवर वावन मेश्राम साहब पे, वो पूरे देश के बहुजनों को जागृत कर रहे हैं। इसलिए मैं कहा करता हूँ, यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम। कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन मान्यवर वावन मेश्राम साहब जैसी शख्सियत जब तक हमारे बीच में जिंदा है, तब तक इस देश के मूल निवासी बहुजनों को हमेशा के लिए मूर्ख और गुमराह नहीं किया जा सकता। इसलिए साथियों, इस व्यवस्था को बदलने के लिए हमें संगठित होने की जरूरत है और संगठित शक्ति निर्माण करके इन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करने की जरूरत है। आज 3.5% लोग हमारे ऊपर क्यों राज कर रहे हैं? जो छोटी सी चींटी जैसा समाज है, उस समाज के संदर्भ में मेरा कहना है कि वो क्यों राज करते हैं। जागती हुई जो चींटी है वो सोए हुए हाथी से ज्यादा ताकतवर है। ये 3.5% समाज चींटी जैसा समाज है, ये जागृत है, ये जगा हुआ है। लेकिन 85% मूल निवासी बहुजन समाज जो हाथी जैसा समाज है, सोया हुआ है। इतनी बड़ी ताकत और संख्या रखने वाला समाज है, वो जागृत नहीं है। लेकिन आज हमें फक्र है, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वावन मेश्राम साहब ने समाज में जो जागृति पैदा की, चेतना पैदा की, उस चेतना का नतीजा निकला 6 अक्टूबर 2022 को कि भारत के तारीख में 1925 से लेकर आज तक कोई भी संगठन आरएसएस का गिरेबान पकड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 6 अक्टूबर 2022 को मोहन भागवत यानी नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर का 3.5 लाख लोगों के साथ घेराव किया और ऐलान किया कि जब तक हम जिंदा हैं, इस देश के संविधान और इस देश की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाली ताकतों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। इसलिए साथियों, मान्यवर वावन मेश्राम साहब के नेतृत्व में इस लड़ाई को हमें मंजिल तक पहुंचाने की जरूरत है। आखिरी चंद पंक्तियां आपके बीच में समर्पित करते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। मातृशक्तियां बैठी हुई है, समय समय पे हमारी माताओं ने इस व्यवस्था को बदलने के लिए शेर पैदा किया। इसलिए मैं कहा करता हूं कि शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती। हम मूल निवासियों की माएं कभी गद्दार पैदा नहीं करती। भेड़ियों की ताकत से चीते मरा नहीं करते, भेड़ियों की ताकत से चीते मरा नहीं करते। बुद्ध और मोहम्मद और भीम के दीवाने किसी से डरा नहीं करते, किसी से डरा नहीं करते। आपने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, मैं अब माननीय सरदार चौधरी राम सुरेश वर्मा सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मोर्चा नई दिल्ली, मैं सर को निवेदन करता हूँ आप आए और अपनी बात रखें। सरदार चौधरी राम सुरेश वर्मा सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मोर्चा नई दिल्ली। धन्यवाद संचालक महोदय। मंच पर मंचासीन ईवीएम भंडाफोड़ पार्ट 2
कन्याकुमारी से कश्मीर ले जा रहे जनाब वामन मेश्राम साहब सहित सभी मंचासीन, सामने बैठे हुए कमेरा सर्वनशील किसान परिवार जनों, वक्त आ गया है, वक्त आ गया है हम लोगों को हौसले के साथ 7 लाख गांव में संदेश फैलाने का, 7 लाख गांव में संदेश फैला देने का मामला आसान हो जाएगा। साथियों, आज संघ की सरकार से ईवीएम की चुनी हुई नाजायज जो सरकार चल रही है, 2004 से अब तक घोटाले की कंप्रोमाइज की सरकार से आज देश का किसान दुखी है, देश का मजदूर दुखी है, देश का बुनकर दुखी है, हमारे पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार बन करके दुखी है। और साथियों, इतना ही नहीं, इन जालिमों का जुर्म इतना बढ़ गया कि जो आज हमारे बहुजन मूल निवासी कर्मचारी अधिकारी, इसे संघ की सरकार, ईवीएम की चुनी हुई सरकार टेंशन दे रही है, खुद लेती है पेंशन। ईवीएम से चुने गए ये जो घोटाले से नालायक लोग चुने गए हैं, सांसद विधायक जो चुन करके मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनते हैं, ये मंत्री बनते हैं, ये लोग जब घटिया सेवा 5 साल करके वापस जाते तो लगभग 4 लाख पेंशन ले रहे हैं मुख्यमंत्री तक। और हमारे किसानों को टेंशन, मजदूरों को टेंशन, महिलाओं को टेंशन, हमारे कर्मचारी अधिकारी को जिस काम के लिए लगाया गया है उस काम को भी करने नहीं दिया गया। साथियों, सारा खेल ईवीएम। हमें क्या करना होगा? हमें जो वामन मेश्राम साहब का दिशा निर्देश है वो सामयिक पूरा कर लेना और क्या करना हो आप लोगों को बता दे रहा हूँ। आज से ही आप लोग मान लीजिए, ईवीएम मशीन घोटाले के मशीन 2024 में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, इसको तो वापस लेना ही पड़ेगा। ये पूरे देश में नहीं दुनिया में इसका डंका पड़ चुका। हमें अब क्या करना होगा? 2014 में 2024 किसान प्रधान देश बनाने के लिए, कृषि प्रधान देश बनाने के लिए, मूल निवासियों को राजा बनाने के लिए हर गांव-गांव में जाना होगा। अभी तो हम लोग जो ओबीसी के लोग, किसान लोग 3.5% यूरेशियन विदेशी ब्राह्मणों की चर्बी बढ़ा दी है, वो चर्बी घटाने का काम भी हमें किसान ओबीसी को करना होगा। अरे गधे शासक पर, ईवीएम के घोटाले से चुने गए शासक पर गधे जैसे जानवरों की गिनती कराते, घोड़े जैसे जानवरों की गिनती कराते, फालतू कुत्तों की भी गिनती कराते। ओबीसी इंसान है मगर इंसानों की गिनती नहीं कराते, इसलिए गधा शासक बोल रहा हूँ। ईवीएम से चुने गए, हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट का 3 आदेश कर रहा और प्रधानमंत्री खुद 3,567 करोड़ मेश्राम साहब सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट कोर्ट का फैसला जब जीते तो फांसी लग जाती, फांसी। वोट का घोटाला महा घोटाला, लोकतंत्र का घोटाला महा घोटाला, संविधान और वोट का घोटाला करने वाला देशद्रोह के सजाए मौत, फांसी के अलावा कोई सजा नहीं, फांसी लग जाती, इसलिए तो दे दिए। साबित हो गया ईवीएम मशीन घोटाले की है। अभी माननीय विकास पटेल, चौधरी विकास पटेल मेश्राम साहब के नियंत्रण कंट्रोल में अभी जाति जनगणना केंद्रीय जनगणना आयोग से कराने का, देखो एक राज्य सरकार सर्वेक्षण कराती है, लेकिन केंद्रीय जनगणना कराने का अधिकार, ये जनगणना कराने का अधिकार मात्र केंद्रीय जनगणना आयोग को है, जो कराते ही नहीं है। तो चौधरी विकास पटेल का चरणबद्ध आंदोलन घोषित, चरणबद्ध आंदोलन घोषित है। 30 मार्च 2023 को आप लोगों ने
600 जिलों के लगभग ज्ञापन राष्ट्रपति को ये डीएम के माध्यम से दिया और 5 अप्रैल को ये धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया। अभी 17 अप्रैल बहुत बड़ा पिक्चर दिखाया जाएगा। 17 अप्रैल हर जिलों में महारैली प्रदर्शन का ऐलान हो गया है। तो हमें जैसे यहाँ आए हो, काम से कम हजारों 5000 फैजाबाद में रैली नहीं, रैला निकालो, रैला निकालो, रैला निकालो तो देखो क्या होता है। ये काम करना होगा। और 30 अप्रैल को भारत बंद का भी घोषणा है जाति आधारित गिनती को लेकर, तो उसकी तैयारी भी आप लोगों को एक कम से कम 8 लाख का लोकसभा क्षेत्र होता है, 7-8 लाख का। अगर हम लोग 10,000 फैजाबाद में हर जिले में ये भारत बंद में शामिल हो जाए तो साथियों हाथ पांव भारत सरकार का फूल जाएगा। तो ये काम करना होगा। किसान बचाओ देश बचाओ ईवीएम भंडाफोड़ राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा उत्तर प्रदेश में 5 महीने का मेहतराम साहब के आदेश पर हमारा भी चला। अभी अम्बेडकर नगर में 8 मई तक चलेगा, उसके बाद आजमगढ़ जाएंगे, 4 महीना 74 जिले में रहेंगे। और आजमगढ़ ये फैजाबाद को कम से कम 5 दिन आज से सुन लीजिए, 5 दिन समय देंगे, क्योंकि मेहतराम साहब ने ऐसा काम कर दिया 6 अक्टूबर 2022 को कि ये संघ के सरकार मोहन भागवत को 100 एकड़ जोगी से जमीन मांग करके अयोध्या में आरएसएस का हेडक्वार्टर बनाने के लिए जमीन मांग रहे हैं। इतना बड़ा 30 तारीख को कर दो, ये जो 100 एकड़ आरएसएस का अयोध्या में ये आरएसएस का कार्यालय बनाने लायक ना रह जाए, बनाने लायक ही ना रह जाए, ये काम करना होगा। और ईवीएम मशीन 24 के पहले अगर 31 दिसंबर 2023 को ये चुनाव आयोग चुनाव लगाने वाला, राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पर बैठने वाले, अगर ये नहीं लोकसभा राज्यसभा में दोनों सदनों में कानून बनाकर वापस नहीं लेते हैं तो 15 लाख किसान ईवीएम मशीन तोड़ेंगे। आप लोग तैयार हो गए? आप लोग तैयार हो गए? किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, महिला दुखी है, कर्मचारी अधिकारी के घर के आप लोग हो, कर्मचारी भी दुखी है, तो आप लोग तोड़ने के लिए तैयार हो गए? इधर नहीं लगता, सारे लोग तैयार हो तो साथियों 24 में हो जाएगा। लेकिन राजा बनने के लिए तुम मुझे मुट्ठी भर अनाज एवं समय दो, हम तुम्हें 90% भूमि एवं संपूर्ण आजादी देंगे। और चुनाव जीतने के लिए साधन संसाधन गांव से होना चाहिए। गांव का राज गांव के बलबूते, एक गांव से एक कुंटल, हजारों गांव है फैजाबाद में, एक कुंटल किस गांव से नहीं मिल सकता बताओ? अगर आज से आप लोग अगर एक कुंटल देने के लिए तैयार हो तो पहला फैजाबाद का लोकसभा जीता जाएगा 2024 में। आप लोग अपने अपने गांव से एक कुंटल गेहूं देने के लिए तैयार हो गई। एक काम करना होगा, बच्चे मेहतराम साहब करके दिखा देंगे, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाने से पहले साथियों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को माला पहनाकर स्वागत करना चाहती हैं आयुष्मती सुशीला दिनकर जी, आयुष्मती सुखमती जी, आयुष्मती पुष्पा गौतम जी, आयुष्मती पूनम कौशल जी। साथियों, आपके द्वारा साहब को नोट का माला पहना करके जन आंदोलन निर्माण निधि के रूप में देना चाहती है। मैं आप लोगों को निवेदन करता हूं कि आप लोग आए और जो भी साथी इस आंदोलन को चलाने के लिए व्यक्तिगत जन आंदोलन निर्माण निधि देना चाहते हैं कि हम भी साहब को इस आंदोलन को चलाने के लिए, ये 365 दिन का आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को
हाँ, शोभा बौद्ध मैडम जो है कि 500 रुपये, आप लोग आते रहिए। तो साथियों आकर के साहब को व्यक्तिगत जन आंदोलन निर्माण निधि, जो भी साथी साहब को व्यक्तिगत जन आंदोलन निर्माण निधि देना चाहते हैं वो हमारे साथी आकर साहब को 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 जो भी सहयोग करना चाहते हैं, जो साथी साहब को व्यक्तिगत जन आंदोलन निर्माण निधि देना चाहते हैं, साथियों ये आंदोलन 365 दिन आपके भरोसे पर आपके सहयोग से चलाया जा रहा है। तो ये ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा चलाने के लिए आते रहे आप लोग। जो भी साथी देने के लिए आना चाहते हो आते रहे। आप लोग बारी बारी से आकर साहब को व्यक्तिगत जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर सकते हैं। आप लोग आते रहे साथियों। जो भी साथी आना चाहते हैं वो आकर के, साथियों ये आंदोलन हम लोग समाज के सहयोग से चला रहे हैं। हमें ब्राह्मणों का, पूंजीपतियों का कोई भी पैसा नहीं चाहिए, उनका करोड़ों रुपया नहीं चाहिए, लेकिन अपने समाज का 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 जो भी साथी सहयोग करना चाहते हैं वो आते रहे और साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करते रहे। वो लोग आते रहे और साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करते रहे। तो मैं आप लोगों को निवेदन करता हूँ और वीवीएम के साथी उनको नीचे उतारते रहे। तो जो भी साथी आना चाहते वो आकर के साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर सकते हैं। जो भी साथी आना चाह रहे हैं कि ये आंदोलन चलाने के लिए, कि ये ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा लोगों के वोट का जो मौलिक अधिकार है वो मौलिक अधिकार बचाने के लिए साथियों आप लोगों का साथ सहयोग की जरूरत है। आप लोग आते रहे, आप लोग साथी आते रहे बारी बारी से। ये जन आंदोलन निर्माण निधि साथियों हम लोगों को देने की जरूरत है। आप सभी लोगों को निवेदन करता हूँ कि आप लोग साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करते रहे। हमारी माताएं बहनें भी, जो लोग भी साथी साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं वो जल्दी आते रहेंगे। जितनी जल्दी साथियों आप लोग बारी बारी से करते जाएंगे उतनी जल्दी हम लोग साहब को सुन सकेंगे। तो जो भी साथी साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं कि ये आंदोलन जो हम लोग समाज के भरोसे पे आपके सहयोग से इस आंदोलन को चला रहे हैं, तो इस आंदोलन को चलाने के लिए और मौलिक अधिकारों को बचाए जाने को लेकर साथियों ये लड़ाई हम लोग संविधान बचाए जाने को, देश की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो भी साथी साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं वो आकर साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर सकते हैं। जो भी साथी देना चाहते हैं वो आकर के साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर सकते हैं। भेंट करने के बाद आप लोग नीचे उतरते रहे। जो साथी आना चाहते हैं वो लोग आकर के साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि, अरे साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करे। साथियों आप लोग साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें। ये आंदोलन हम लोग 365 दिन कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला रहे हैं। तो इस परिवर्तन यात्रा को चलाने के लिए साधन और संसाधन भी हमें समाज से चाहिए। तो समाज के लोग इस आंदोलन के लिए अपना सहयोग करते हैं। तो मैं आप लोगों को निवेदन करता हूँ कि हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुने उसके पहले आप लोग साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करते रहे। जो भी साथी आना चाह रहे हैं वो आकर साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर सकते हैं। जो भी साथी आना चाहते हो आकर के ये जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करे। जो भी साथी आना चाह रहे हैं वो साथी आकर के साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करे। इसके बाद हम लोग साहब को ही सुनेंगे। तो जो साथी आना चाह रहे हैं वो लोग आते रहे। और मैं माननीय संत सतनाम सर को निवेदन करता हूँ आप एक जागृति गीत, तब तक आप आ जाए, आप अपनी जागृति गीत प्रस्तुत करें। 2 मिनट तब तक साहब को भेंट करते रहिए। लोग आप लोग भेंट करते रहिए और वो अपनी जागृति गीत अपना प्रस्तुत करेंगे भी। तो आप लोग आते रहिए साथियों आप लोग आते रहे और आप लोग इस काम को अपने जारी रखेंगे। तो साथियों आप लोग इस जन आंदोलन निर्माण निधि को भेंट करते रहे। जो भी साथी आना चाहते हैं वो लोग आकर के साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करते रहे। और मैं माननीय संत सतनाम साहब को निवेदन करता हूं कि आप अपनी जागृति गीत भी प्रस्तुत करें और साथ ही अपना आप जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करते रहे और सतनाम जी अपना जागृति गीत भी प्रस्तुत करेंगे। आप लोग निधि भेंट करते रहे। हेलो
अभी आप लोगों ने सुना, जो लोग देना चाह रहे वो लोग आते रहे, वो साथी आते रहे। गली गली में शोर है, ईवीएम मशीन चोर है। गांव गांव में शोर है, चुनाव आयोग चोर है। अभी आदरणीय वामन मेश्राम जी को आप लोग सुनेंगे। उसके पश्चात मैं एक साधारण गीत आपके बीच में रखता हूं। सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद देखे जाते हैं। सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद देखे जाते हैं। सपने वो होते हैं। साथियों, आज ये ईवीएम शायद इन लोगों को सोने नहीं दे रही है। ऐसी जागरूकता इस समाज में आ रही है। कहना है, भारत ईवीएम से हो लाचार बाय, ईवीएम से हो गई बाय, 3.5 सवार बाना। भारत ईवीएम से हो गई लाचार बाय, 3.5 सवार बायना। SC/ST बने गुलाम, ओबीसी के लगी लगाम। SC/ST बने गुलाम, ओबीसी के लगी लगाम। रौबा एक दिन भैया, रौबा एक दिन भैया, हथवा धरे कपार बाय, 3.5 सवार बायना। एकठी नेबुआ 500 लीटर दूधे में गार दिया भैया, निचोड़ दिया ना तो सारे दूध का सत्यानाश हो जाता है। वैसे आज ईवीएम इस देश में पूरे बहुजन समाज को गुलाम बनाने के लिए मनुस्मृति के रूप में लाई गई है। पहने प्राइमरी की वर्दी, चाहे गर्मी हुई व सर्दी। पहने प्राइमरी की वर्दी, चाहे गर्मी हुई व सर्दी। हाथ कटोरा लइके हो, हाथ कटोरा लइके पढ़ा लिखा गंवार बाय, 3.5 सवार बायना। अब इंटर तक आप पास कर दिए जाओगे, इंटर में परीक्षा होगी। अब आपको फेल नहीं होना है। हमारे गंगाराम इंसान जी जानते हैं इस बात को। अब आप लोग इंटर में जाकर के परीक्षा होगी, यानी नींव नहीं मजबूत होगी तो महल कैसे तैयार होगा? तो क्या होगा? मिलेगा सरकारी अवकाश, लड़का भवा जूनियर पास। मिलेगा सरकारी अवकाश, लड़का भवा जूनियर पास। हाई स्कूल से भैया अब ना होए फेल बाय, 3.5 सवार बायना। भारत ईवीएम से हो गई लाचार बाय, 3.5 सवार बायना। दादा माई गए उबाई, जब बच्चा जाकर इंटर में फेल हो जाएगा तो कहें भैया अपना पढ़ो। अब जान के तो पढ़ना पौबा, ये भी रुक जा। दादा माई गए उबाई, तोरे भाग में नाही पढ़ाई। दादा माई गए उबाई, तोरे भाग में नहीं पढ़ाई। लागो मनरेगा में, लागो मनरेगा में मजदूरिया पार बाय, 3.5 सवार बायना। भारत ईवीएम से हो गई लाचार बाय, 3.5 सवार बायना। निजीकरण से हो
करण से हो ये गुलामी, ईवीएम मनुष्य मृत्यु के नानी, पकड़ो सत्य नाम, हे पकड़ो सत्य नाम, आरक्षण अब तो जात बाय, 3.5 सवार बाय ना। भारत ईवीएम से हो गई ले लाचार बाय, 3.5 सवार बाय ना। साथियों, इसी तरह ईवीएम के द्वारा, ईवीएम के बारे में सब लोग जानते हैं, घर घर में गांव-गांव में चर्चा होती है। आज के वर्तमान में नेता लोग भी जानते हैं, लेकिन बोलने की हिम्मत सब में नहीं हो रही। आज यहाँ पर सब लोग जानते हैं ईवीएम ही घोटाला है, लेकिन फिर भी लोग सामने नहीं आ रहे हैं, भीड़ नहीं दे रहे हैं। तो आज आप लोग आदरणीय वामन मेश्राम जी को भी सुनकर जाएंगे और ये जानेंगे कि ईवीएम क्या है और कैसे है। हम लोगों ने अपनी भाषा में, अपनी शैली में जो बताया, आपने मेरे इस गीत के माध्यम से जो सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। सभी साथियों को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संत साहब। साथियों, आप लोग ये जन आंदोलन निर्माण निधि जो दे रहे हैं, ये जन आंदोलन निर्माण निधि साथियों, हम लोग जो ये 365 दिन की यात्रा चला रहे हैं, तो ये 365 दिन तक यात्रा कंटिन्यू, जो आपका वोट का अधिकार, मौलिक अधिकार है, वो बचाया जा सके, इसके लिए आप लोग ये जन आंदोलन निर्माण निधि साहब को भेंट कर रहे हैं। तो साथियों, अभी अब जो साथी बचे हुए हैं, उनको निवेदन है कि अब साहब को सुनने के बाद हम लोग साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करेंगे। तो आप लोग अब अपनी जगह पर बैठ जाइए। अभी साहब को सुनने के बाद आप लोग साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करेंगे। अब तो साथियों, अब आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठिए और अब हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनेंगे और साहब को सुनने के बाद फिर हम लोग अपनी बात को, फिर आप लोग जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करने आइएगा। तो आप लोगों को निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग अब साहब को सुन लीजिए, सुनने के बाद फिर जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करिए। तो साथियों, आप लोगों को निवेदन कर रहा हूं कि अब आप लोग, साथियों देखिए, ये बच्चा भी अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए साहब को निधि भेंट करना चाहता है। ये भी अपने हिस्से का साहब को निधि दे रहा है। तो साथियों, मैं आप लोग आ जाएं, जो लोग हैं वो लोग आ जाएं जल्दी। अब बाकी लोग बैठ जाइए। बाकी जो भी साथी जन आंदोलन निर्माण निधि देना चाहते हैं, वो साहब को सुनने के बाद फिर जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर सकते हैं। तो साथी कोई अगर अच्छा फोटो, तो कोई साथी अभी आप लोग बाद में अब आ सकते हैं। तो अब आप लोग बैठ जाइए साथियों, सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें, सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाए। और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निवेदन करता हूं, आप आए और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षीय प्रबोधन रखें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। साथियों, आज का पंप भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा ईवीएम भंडाफोड़ राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने वाली यात्रा आज आपके कुचेरा बाजार हजारीलाल इंटर कॉलेज के सामने फैजाबाद आज यहाँ पर आ पहुंची है। साथियों, जो पहली हमारी परिवर्तन यात्रा निकली थी वो 180 दिन तक चली थी। अब की बार ये परिवर्तन यात्रा 21 फरवरी से शुरू होकर 21 फरवरी 2023 को निकलकर 21 फरवरी 2024 तक 365 दिन तक चलेगी। यानी जो यात्रा है
ये 365 दिन तक सड़कों पर ही रहेगी और इसके द्वारा 31 स्टेट, टोटल 36 स्टेट हैं हमारे देश में। जैसे उत्तर प्रदेश है उस तरह के प्रदेश 36 है सारे देश भर में। और ये 36 जो प्रदेश है उस प्रदेश के अंदर से 31 स्टेट में ये परिवर्तन यात्रा 674 जिलों को कवर करते हुए कश्मीर में पहुंचेगी। साथियों, पहली यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी चली, अब की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने वाली है। ये जो परिवर्तन यात्रा साथियों चल रही है, ये परिवर्तन यात्रा हमने क्यों निकाली है, इसे जानना, इसे समझना बहुत जरूरी है। साथियों, 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ईवीएम मशीन के संबंध में निर्णय दिया गया और ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी है। ये कोई मैं अपनी बात नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी है। सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ निर्णय है 8 अक्टूबर 2013 को। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में कहा कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी नहीं हो सकता। तीनों शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जा सकता है, वो कि ईवीएम मशीन के द्वारा घोटाला करके ही चुनाव होता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का 8 अक्टूबर 2013 का निर्णय है, ये मेरा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट ऐसा मानती है कि ईवीएम मशीन में घोटाला होता है। हमारे कितने लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान के द्वारा निर्माण की हुई सबसे बड़ी अदालत है। भारत के संविधान के द्वारा निर्माण की हुई सबसे बड़ी अदालत है, उसके ऊपर कोई अदालत नहीं है। इसका अर्थ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो फाइनल है। अगर आपके फैजाबाद के किसी तहसील के कोर्ट ने फैसला दिया होता तो वो जिले के कोर्ट में जाकर बदल सकता है, मगर सुप्रीम कोर्ट फाइनल कोर्ट है, उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ फैसला फाइनल है। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको भारत के संविधान के अनुसार कानून का दर्जा हासिल है। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ईवीएम मशीन के द्वारा घोटाला होकर चुनाव होता है, ये हमारे देश में कानून है। अब अगर ऐसा है और इतना बड़ा फैसला दिया तो आप लोग सोचते होंगे कि आप लोगों को ये जानकारी क्यों नहीं हुई। यकीनन ये सवाल आप लोगों को पूछा जाना चाहिए कि आप लोगों को मालूम क्यों नहीं हुआ। 8 अक्टूबर 2013 को ये निर्णय दिया और आज 2023 चल रहा है, 10 साल हो गए। 13 और 23 10 साल हो। तो आपको जानकारी क्यों नहीं हुई, आपको मालूम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस देश के जो अखबार है, इस देश का जो मीडिया है, उन लोगों ने इतनी बड़ी खबर को ब्लैकआउट किया। यानी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के निर्णय को आपको खबर के तौर पर बताना चाहिए था, उसको ब्लैकआउट किया, छापा ही नहीं। अगर फैजाबाद में 2-4 दिन तक लगातार अगर कोई पंडित जी टट्टी को जाए
तो अखबार में खबर आती है कि पंडित जी 4-5 दिन से टट्टी को जा रहे हैं। अखबार वाले खबर छाप देते कि पंडित जी को कई दिन से टट्टी लगी हुई है, उसकी खबर छाप देते। सुप्रीम कोर्ट को इतना बड़ा निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने, मगर एक खबर नहीं छापा मीडिया ने। राष्ट्रहित की खबर, देश हित की खबर, संविधान की रक्षा करने वाली खबर नहीं छापा। तो इसके आधार पर भारत का जो मीडिया है कहा जा सकता है कि वो देशभक्त मीडिया नहीं है, देशद्रोही मीडिया है। अगर उन्होंने इस खबर को छापा होता, आपको जानकारी दिया होता, तो आपको 2013 में ही जानकारी हो गई होती, आपसे छुपाया। दुनिया में ये कहा जाता है कि जितने षड्यंत्र होते हैं वो छुपकर किए जाते हैं। षड्यंत्र तो बहुत बड़ी चीज है, चोरी भी छुप के की जाती है। चोरी कोई खुल्लम खुल्ला थोड़ी करता है, चोरी भी छुपकर की जाती है। षड्यंत्र तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर ये छुपकर किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये निश्चित रूप से इस देशवासियों के खिलाफ बहुत भारी षड्यंत्र है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला है। इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं नहीं, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती। वामन मिश्रा में पागल आदमी है, ये पगला गया है। ईवीएम में कोई गड़बड़ी होती है ऐसा कुछ लोग कहते हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय देने के बावजूद भी जो ऐसा कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है, ईवीएम में घोटाला नहीं होता है, जो लोग ऐसा मानते हैं वो सारे के सारे गधे की औलाद, वो सारे के सारे गधे की औलाद। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि मेश्राम जी, आप जब गधे की औलाद कहते हो तो सुनने को अच्छा नहीं लगता। लोगों ने मुझे कहा ऐसा कहा, तो हमने उनको पूछा, चलो ठीक है सुधार कर लेते हैं, मगर उसके पहले एक छोटा सवाल आपको पूछते हैं। कहा पूछिए कि हमने कहा सड़क पर गधा चल रहा है तो क्या कहोगे? कहा कि गधा चल रहा है, ऐसा ही हम कहेंगे। यही न कहोगे ये गधा चल रहा है, तो गधे को आप गधा ही न कहेंगे कि गधा चल रहा है, कि गधे को कहेंगे नहीं 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 गधा नहीं चला, पंडित चल रहा है, ऐसा कहोगे? गधे को कहोगे नहीं नहीं गधा नहीं चला है, ये पंडित चल रहा है। अगर गधे को कहे कोई आदमी कि नहीं गधा नहीं है, ये पंडित है, ये ओरिजिनल गधे को अगर कोई कहे कि नहीं 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 ये गधा नहीं है, ये पंडित है, तो तीसरा आदमी कहेगा कि जो ओरिजिनल गधा है वो गधा नहीं है, ये गधे को जो पंडित कह रहा है वही गधा है। तो हमने उनको कहा हम ओरिजिनल गधे को ही ना गधा कह रहे हैं, ओरिजिनल गधे को ही गधा कह रहे हैं, और उसको गधे की औलाद कह रहे हैं, तो हम कौन सी गलत बात कह रहे हैं भाई? हम तो जो सही है उतना ही कह रहे हैं। सही कहने की तो साली हमारी बीमारी है, हमको तो सही कहने की बीमारी लगी हुई है, हम किसी की परवाह नहीं कहते हैं और सही जो बात है वो कहते रहते हैं। और क्यों कह रहे हैं ये भी बता देना चाहते हैं, गधे की औलाद क्यों कह रहे हैं? इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान निर्माण किया, संविधान में सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम में घोटाला होता है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट नहीं है कि उस निर्णय को बदल दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा ईवीएम में घोटाला होता है तो ये फाइनल हो गया। फाइनल होने के बाद भी कुछ लोग कहते ना नहीं नहीं होता, तो गधे की औलाद ही है ना, गधे की ना औलाद है, ये हम कह रहे हैं।
और कुछ नहीं कह रहे साथियों। और ये बात जो हम कह रहे हैं, ये कोई केवल भारत के लोग ही नहीं सुन रहे। ये देख रहे हो क्या आप? ये देख रहे हैं? ये सोशल मीडिया है, एंड सोशल मीडिया इज अ ग्लोबल मीडिया, इज नॉट ए लोकल मीडिया। ये जो आप रिकॉर्ड मेरा भाषण हो रहा है, ये न्यूयॉर्क में लोग सुन रहे। न्यूयॉर्क का पता है? अमेरिका में, लंदन में लोग सुन रहे। मैंने सर्वजीत को, न्यूयॉर्क में रहता है, अमेरिका में, पूछा कि हमारा उत्तर प्रदेश में ये परिवर्तन यात्रा ईवीएम घोटाले का चल, मैं देख रहा हूँ। वो न्यूयॉर्क में अमेरिका के वो देख रहा है, ये फैजाबाद में कार्यक्रम वो वहां देख रहा है न्यूयॉर्क में। क्यों? ये सोशल मीडिया इज अ ग्लोबल मीडिया, सोशल मीडिया इज नॉट ए लोकल मीडिया। फैजाबाद में जनमोर्चा नाम का अखबार निकलता है ना, है? मैं जानता हूँ, ये लोकल है। वहां अगर खबर छपती है, ये लोकल लोगों तक जाएगी। मगर ये जो सोशल मीडिया में ये रिकॉर्डिंग हो रहा है और सारी दुनिया में जा रहा है और सारी दुनिया के लोग सुन रहे हैं, जिसमें मैं कह रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम में घोटाला होता है, इसके बावजूद भी जो आदमी नहीं मानता है कि घोटाला नहीं होता है, ऐसा जो कहता है वो गधे की औलाद है। ये बात केवल भारत के लोग ही नहीं सुन रहे हैं, दुनिया के लोग भी सुन रहे हैं। साथियों, ईवीएम मशीन के बारे में ये जो निर्णय दिया गया है 8 अक्टूबर 2013, ये निर्णय जब सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि ये इस घोटाले को बदलना होगा, रोकना होगा। तो रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और मशीन लगाया, पेपर ट्रेल। जैसे ईवीएम मशीन है, वैसे एक और मशीन लगाया, पेपर ट्रेल। ये सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को ये मशीन लगाया। तो इसका मतलब है 8 अक्टूबर 2013 तक जो फैसले आए उसके अनुसार हमारे देश में वोट किस तरह से डाले जाते हैं, तो 3 तरीके से डाले जाते हैं। वो वोट डालने के तरीके मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूं, उसी से पता चलेगा घोटाला कैसे होता है। सबसे पहले 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ। उस समय लोग वोट डालने के लिए जाते थे, बैलेट पेपर होता था। जब आप बूथ पर जाते थे तो चुनाव आयोग के कर्मचारी आपको बैलेट पेपर देते थे। आप बैलेट पेपर लेते थे, लेने के बाद आप देखते थे कौन कौन कैंडिडेट है, उम्मीदवारों के नाम आप देखते थे। फिर उसके बाद चुनाव निशान देखते थे कि चुनाव निशान क्या है। गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता, ऐसे चुनाव निशान नहीं होते। आप लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं। फिर मैं ये नाम क्यों उच्चारण कर रहा हूं? समझाने के लिए, उदाहरण देने के लिए, ताकि बात आपको समझ में आ जाए। मैं जो चीज समझ चुका हूं वो बात आपको समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूं, इसलिए कि बात आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आपने देखा ये चुनाव निशान है। फिर आपने सोचा किसको वोट दें, किसको वोट दें, किसको वोट दें, किसको वोट दें। चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए। आपने सोचा, उस समय की बात बता रहा हूं जब बैलेट पेपर हुआ करता था। वोट 3 तरीके से कैसे होता है वो समझाने के लिए बता रहा हूं। चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए। फिर आप देखते थे कि कुत्ता कहाँ है, कहाँ है, हाँ सबसे नीचे है। फिर आप क्या करते थे, मोहर उठाते थे। मोहर उठाने के बाद देखते थे मोहर, अरे शाही लगा हुआ नहीं है।
फिर आप देखते थे कि शाई होनी चाहिए, तो इंक पैड होता था, देखते थे। इंक पैड को देखने के बाद क्या करते थे, ये जो मोहर है इसको ऐसा, हाँ हाँ शाई लगी, बराबर लग गई। फिर उसके बाद क्या करते थे, हाँ हाँ कुत्ता का हाथ सबसे नीचे है, फिर ऐसा लग, हाँ हाँ लग गया है, बराबर कुत्ते को लग गया है, ऐसा दोनों आंखों से आप देखते थे। अगर आपकी आंख कमजोर है तो चश्मा लगाकर देखते थे, क्या बराबर लगा कि नहीं लगा। मैं कुत्ते को देना चाहता तो कुत्ते को लगा कि नहीं लगा, तो इंश्योर करते थे, खातरी करते थे, गारंटी करते थे। और फिर उसके बाद क्या करते थे, ऐसा फोल्ड करते थे, अरे बड़ा हो गया है थोड़ा छोटा करना होगा, फिर और छोटा करते थे, फिर और छोटा करते थे, और करने के बाद बैलेट बॉक्स में डालते थे। डालने के बाद घर में चले जाते थे निश्चिंत होकर कि मैंने जिस कुत्ते को वोट दिया है, मेरा वोट उस कुत्ते के नाम पर जमा हो गया है। निश्चिंत होकर घर में चले जाते थे। तो ये तो बैलेट पेपर पर इस तरह से होता। अब ईवीएम आ गया, दूसरा ईवीएम आ गया। आप गए वोट डालने के लिए, आपने बटन दबाया, बटन दबाया तो जब बैलेट पेपर होता था तो चुनाव निशान और उस पर आपने जो मोहर लगाया वो आंखों से देखते थे, आपको दिखाई देता था। ईवीएम मशीन पर आपने बटन दबाया तो आपने देखा मोहर लगी है कि नहीं लगी है, देखा आपने। जैसे बैलेट पेपर देखा ना, वैसे इधर देखा ईवीएम पे, दिखाई नहीं दिया। जब दिखाई नहीं दिया 2004 में, 2009 में जब दिखाई नहीं दिया तो आपको लगा साला मेरा वोट कहां गया भाई, मेरा वोट कहां गया। उसको वोटर को ऐसा 2004 में, 2009 में लगा। तो चुनाव आयोग का कर्मचारी देख रहा था कि ये बुड़बक जो है कंफ्यूज हो गया। बुड़बक है ना बोलते हैं आपके इलाके में, हैं? हाँ, आप ही के इलाके का बोल रहा हूँ, हमारे इलाके में नहीं बोलते हैं, आपके इलाके की बोल रहा हूँ। तो चुनाव आयोग का कर्मचारी आता और देखता, उसके पास आता और कहता हो गया। तो जो वोटर है एक्शन क्या करता है, हो गया, हाँ हो गया। अब उसको मालूम है साला हुआ ही नहीं है, कुछ दिखाई नहीं दिया, आंखों से दिखाई नहीं दिया, वो बैलेट पेपर पर दिखता था, इधर दिखाई में वोट डालने के लिए गए, आपने पेपर ट्रेल में मशीन में बटन दबाया, दिखाई दिया। 2014 में आपको दिखाई दिया कि आपने फूल, पंजा, हाथी, साइकिल, जिस पर भी आप देना चाहते हैं उस पर आपने बटन दबाया, आंखों से दिखाई दिया। दिखाई देने के बाद में आपको लगा हाँ मेरा वोट जो है वो दिखाई दिया है, हो रहा है। तो इस तरह से पेपर ट्रेल मशीन लगाने के बाद दिखाई दिया। तो 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया। क्यों दिया? सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना था, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने जो सबूत पेश किए उसके आधार पर ईवीएम मशीन में घोटाला होता है। कैसे घोटाला होता है ईवीएम मशीन में? आप बटन दबाया, आपको आंखों से दिखाई नहीं दिया, आपका वोट ईवीएम मशीन के अंदर गया, अंदर जाने के बाद आपका वोट का रिकॉर्ड ईवीएम मशीन के रिकॉर्ड में जमा हो गया। वोट के रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहा जा सकता है। ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, जैसे ये बैलेट पेपर का रिकॉर्ड है, आंखों से दिखाई दे रहा है, इसकी साइज है, इसका वजन है, इसका फिजिकल एविडेंस है, मगर ईवीएम मशीन में आपका वोट जमा हो गया। वो जमा जो वोट हो गया वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, आंखों से दिखाई नहीं देता, उसका कोई वजन नहीं है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो उसका फिजिकल एविडेंस नहीं है।
अब ईवीएम मशीन के अंदर जो आपका वोट गया तो सारे दुनिया के एक्सपर्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है, यानी एक आदमी का जो रिकॉर्ड है वो दूसरे के नाम पर हस्तांतरित किया जा सकता है। आपको सबूत के तौर पर बताता, ये मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक साधन है, तो अभी आपके सामने प्रयोग करके दिखाता। राम नारायण वाराणसी के एयरपोर्ट पर गए, बैठे हैं, उन्होंने राम प्रसाद को मैसेज टाइप किया मोबाइल पर। राम प्रसाद जी, मैं वाराणसी के एयरपोर्ट पर बैठा हुआ हूँ और फ्लाइट से दिल्ली आ रहा हूँ। मैं पहली बार आ रहा हूँ, दिल्ली में जानता नहीं हूँ। आप एयरपोर्ट पर आइए, टर्मिनल 3 पर आइए और मुझे रिसीव करके ले जाइए। ऐसा मैसेज राम नारायण ने टाइप किया और राम प्रसाद को भेज दिया। वाराणसी से दिल्ली मान लो 1000 किलोमीटर, तो 1000 किलोमीटर चला गया, वायर नहीं है, तार नहीं है, गया मैसेज, गया कि नहीं? ट्रांसफर हो गया कि नहीं? ट्रांसफर हो गया। अगर वाराणसी से छोड़ो, फैजाबाद से आपने न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, लंदन में 25,000 किलोमीटर भेजा जाता। अगर आपने कोई मैसेज 25,000 किलोमीटर भेजा जाता है, क्यों? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। अरे समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। ईवीएम मशीन कितनी बड़ी है? 1.5 फीट की। 1.5 फीट में 7 लोगों के वोट जमा है, 7 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 7 के वोट उधर ही जमा है। अब उसको कितना किलोमीटर दौड़ लगाना है दूसरे के इसमें जमा होने के लिए? 1.5 फीट। 1000 किलोमीटर जाना है क्या? 1.5 फीट ही जाना है ना, इधर से उधर जाना है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो मशीन टू मशीन अंदर ही अंदर दूसरे के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है, और ये मशीन के अंदर ही अंदर होता है, ये बाहर किसी को पता ही नहीं चलता, और बाहर किसी के पास कोई एविडेंस भी नहीं रहता। अगर आप कोर्ट में जाना चाहो, एविडेंस ही नहीं है, मशीन के अंदर ही अंदर हो रहा है। आपका वोट जैसे आपका मैसेज मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसफर हो जाता है, उसी तरह से ये आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दूसरे व्यक्ति के नाम पर, राम नारायण का वोट राम प्रसाद के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। अब चुनाव हो गया और काउंटिंग हो गई। काउंटिंग होने के बाद में क्या हुआ? ईवीएम मशीन ने राम नारायण को चुनाव हरवा दिया। राम नारायण चुनाव हार गए। राम नारायण जब चुनाव हार गए तो राम नारायण ने कलेक्टर को चिट्ठी लिखा, नहीं मैं हारने वाला नहीं हूँ, मुझे पेपर ट्रेल मशीन में जो कागज के वोट निकले हैं, जैसे आप पेपर ट्रेल मशीन में वोट डालने के लिए गए, वोट डालने के बाद आंखों से दिखाई दिया, कितना सेकंड रुकता है वो बैलेट पेपर? 7 सेकंड। उसके बाद कटता है, कागज का टुकड़ा कटकर बैलेट बॉक्स में गिर जाता है, और उसके बारे में राम नारायण ने कलेक्टर को कहा उस कागज के टुकड़े की गिनती होनी चाहिए। कलेक्टर को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, गिनती करना होगा। कलेक्टर ने ऑर्डर दिया, कागज के टुकड़ों की गिनती करो। गिनती हुई, राम नारायण कागज के टुकड़ों में चुनाव जीत गया। ईवीएम मशीन में हार गया था, कागज के टुकड़ों में राम नारायण चुनाव जीत गया। कैसे हुआ?
ये कैसे हुआ? चलो ये भी थोड़ा समझा देता हूँ ताकि बात आपको समझ में आ जाए कि ये कैसा घोटाला हो रहा है। देखो, बैलेट पेपर पे जब आप वोट डालने के लिए जाते हो तो आपने कमल के फूल पर मोहर लगाई, मोहर लगी हुई है। आपने पंजे के ऊपर मोहर लगाई, मोहर लगी हुई है। पंजे के मोहर वाला बैलेट पेपर कमल के फूल में ट्रांसफर नहीं हो सकता। कमल के फूल वाला निशान पंजे में ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का एविडेंस अलग अलग है, दोनों जगह अलग अलग मोहर लगी हुई है, इसलिए ट्रांसफर नहीं हो सकता। ईवीएम मशीन में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फिजिकल रिकॉर्ड नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फिजिकल रिकॉर्ड नहीं है, वो केवल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, इसलिए ट्रांसफर हो सकता है। मगर बैलेट पेपर का रिकॉर्ड दो कागज अलग अलग है, अलग अलग मुहर लगी हुई है। अलग अलग मुहर लगा हुआ कागज, पंजे वाला कागज कमल के फूल में ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि पंजा लगा हुआ है। कमल के फूल वाला मोहर पंजे में ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि कमल की फूल का मोहर लगा हुआ है। इसका मतलब है कागज की मोहर वाला कागज दूसरे के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसलिए राम नारायण इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में चुनाव हार गए थे, पेपर ट्रेल मशीन के कागज में इसलिए चुनाव जीत गए क्योंकि उसका वोट दूसरे के नाम पर ट्रांसफर नहीं हुआ। जो सही वोट है उसी के नाम पर जमा हो गया और वो चुनाव जीत गए। मैं आपको तीन तरीके से वोट डाला जा रहा है, एक बैलेट पेपर, एक ईवीएम मशीन और एक पेपर ट्रेल। ये तीन तरीके का जो फर्क है, अगर वो आपको समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा ईवीएम में घोटाला कैसे होता है। अब आपको आगे बात समझाता हूं। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने इसी वजह से कहा ईवीएम में घोटाला होता है। घोटाले को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाया। चुनाव आयोग पहले से जानता था। क्या जानता था? ईवीएम में घोटाला होता है। चुनाव आयोग क्यों जानता था? क्योंकि चुनाव आयोग ईवीएम मशीन खरीदता है। जब चुनाव आयोग ईवीएम मशीन खरीदता है तो कंपनी वालों को बुलाता है। कंपनी वालों को बुलाता है, भाई ईवीएम मशीन बनाना है। कंपनी वाले आते हैं, कंपनी वालों को चुनाव आयोग के अधिकारी कहते हैं ईवीएम बनाना है। तो कंपनी वाले पूछते हैं कैसी बनाना है, तो चुनाव आयोग के अधिकारी कहते हैं कंपनी वालों को घोटाला करने वाली बनाना है, घोटाला करने वाली ईवीएम बनाना है। कंपनी वाले कहते हैं जरा जोर से कहो, धीरे कह रहे हो, जोर से कहो, सुनने में नहीं आ रहा है। का चोरी का मामला है, ज्यादा जोर से नहीं बोल सकता। घोटाला करने वाली मशीन बनाने के लिए बोल रहा हूँ, ज्यादा जोर से नहीं बोल सकता। दीवारों के भी कान होते हैं, पता नहीं साले दीवार के पीछे कोई सुन नहीं रहा। चुनाव कंपनी के लोग कहते ठीक है, अगर आप घोटाला करने वाली ईवीएम मशीन बनाना चाहते हो ज्यादा पैसा लगेगा। क्या कहा कि नहीं, ज्यादा जोर से नहीं बोल सकता, 2 नंबर का मामला है। जैसे घोटाले की मशीन बनाना ज्यादा जोर से नहीं बोल सकते, वैसे ज्यादा कीमत मैं लगा रहा हूं, ज्यादा जोर से बोल नहीं सकता। वैसे ईमानदारी की मशीन मैं आपको दे सकता हूं, सस्ती मशीन मैं दे सकता हूं। कैसी? ईमानदारी। आपको मैं मशीन सस्ती दे सकता हूं। का कैसे? ईमानदार। नहीं, ईमानदार मशीन हमको नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मशीन खरीदने के लिए ये जो लोग हैं, ये लोग भारत सरकार को टैक्स देते हैं। गरीब से गरीब आदमी टैक्स देता है।
गरीब से गरीब आदमी, कभी कभी गरीब आदमी को सब्जी खाने को नहीं मिलती है तो वो रोटी नमक के साथ खाता है, नमक को भी टैक्स लगा होता है। टाटा बिरला अंबानी को डॉक्टर पूछता है, डॉक्टर कहता है टाटा बिरला अंबानी को क्या कहता है, नमक जरा कम खाना। टाटा बिरला अंबानी डॉक्टर को कहता है गरीब समझ रखा है, नमक कम खाने के लिए बोल रहे हो हैं? हम टाटा बिरला अंबानी है, नमक कम खाने के लिए क्यों कह रहे हो, हम गरीब हैं। डॉक्टर कहते नहीं नहीं, ये गरीबी अमीरी का मामला नहीं है, तो क्या है, ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अच्छा, ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इसलिए टाटा बिरला अंबानी जी आपको कम नमक खाने के लिए कह रहा हूं। टाटा बिरला अंबानी डॉक्टर को कहता है गरीब ज्यादा नमक खाते हैं, उसका ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ता। टाटा डॉक्टर को पूछता है गरीब ज्यादा नमक खाता है, उसका ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ता। तो डॉक्टर जवाब देता है ब्लड होगा तब ना प्रेशर होगा, चलो ब्लड ही नहीं प्रेशर कहां से होगा। टाटा बिरला अंबानी के शरीर में तो ज्यादा ब्लड होता है, मगर गरीब के शरीर में जब ब्लड ही नहीं होगा चलो ब्लड प्रेशर कहां से होगा। साथियों, कहने का मतलब यह है गरीब से गरीब आदमी नमक ज्यादा खाता है तो टैक्स पे करता है, भारत सरकार की तिजोरी में वो भी टैक्स देता है। तो चुनाव आयोग कहता है अरे भारत सरकार के पास ये लोग टैक्स पे करते हैं, वहां से ईवीएम मशीन खरीदने के लिए हमारे पास पैसा आता है, चुनाव कमिश्नरों के जेब से ईवीएम नहीं खरीदा जाता है। महंगी हुई तो चलेगा, मगर हमको घोटाला करने वाली मशीन ही चाहिए। ठीक, आपको घोटाला करने वाली थी। तो चुनाव आयोग को पहले से मालूम होता है ईवीएम मशीन में घोटाला होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पेपर टेल मशीन लगाओ। पेपर टेल मशीन क्या है, घोटाला पकड़ने वाली मशीन। कैसे पकड़ती है, जब रिकाउंटिंग होता है तो कागज के आधार पर जो रियल आदमी चुनने वाला है उसी को चुनवाती है पेपर टेल मशीन। इसलिए ईवीएम का घोटाला पकड़ने वाली मशीन सुप्रीम कोर्ट ने पेपर टेल मशीन लगाई। इसलिए मैं दो मशीनों के अलग अलग नाम बता रहा हूं समझने के लिए। ईवीएम का नाम घोटाला करने वाली मशीन। अब ईवीएम अंग्रेजी नाम है, आपको भविष्य में ईवीएम नहीं कहने का। ईवीएम का मतलब घोटाला करने वाली मशीन। क्यों कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। पेपर ट्रेल मशीन क्या है, एक घोटाला पकड़ने वाली मशीन है, क्योंकि कागज के टुकड़े हैं, कागज पर स्टैंप लगा हुआ है, इधर उधर जाता नहीं है, दूसरे के नाम पर जमा किया नहीं जा सकता, इसलिए घोटाला पकड़ा जा सकता है। इसलिए पेपर ट्रेल मशीन का नाम हमने रखा घोटाला पकड़ने वाली मशीन। अब चुनाव आयोग को मालूम है पेपर टेल घोटाला पकड़ने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 2013 में कि 2014 के चुनाव में पेपर टेल मशीन लगाओ, तो चुनाव आयोग ने लगाया। कितना लगाया, 0.33। तो चुनाव आयोग ने मशीन कितनी लगाई घोटाला पकड़ने वाली, 0.33। ये कितना होता है, ½ % से भी कम। नहीं कितना लगाया, 99.67% नहीं लगाया। इसका मतलब यह है लगभग चुनाव आयोग ने घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाया नहीं। 14 को नहीं लगाया, 15 को नहीं लगाया, 16 को नहीं लगाया। जब नहीं लगाया, घोटाला पकड़ने वाली मशीन नहीं लगाया, तो मैं सुप्रीम कोर्ट गया।
सुप्रीम कोर्ट केस लेकर गया और मैंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि जज साहब, आपने ऑर्डर दिया था 8 अक्टूबर 2013 को घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाने का, चुनाव आयोग ने घोटाला पकड़ने वाली मशीन नहीं लगाया। मेरा अनुरोध है घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 2017 को 100% मशीन लगाने का आदेश दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में घोटाला पकड़ने वाली मशीन 100% लगाई जाए, ऐसा आदेश दिया। ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में दिया। आज के तारीख में घोटाला पकड़ने वाली मशीन जो ईवीएम मशीन को लगी हुई है और 13 लाख मशीन लगी हुई है, वो किसने लगाई? वामन मेश्राम ने लगवाई। कितने लोगों को पता है? ये घोटाला पकड़ने वाली जो मशीन सारे देश भर में लगी है ना चुनाव में, ये वामन मेश्राम ने लगवाई। ये उसका सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है। ये काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं, ये मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी है। तो ये लड़ाई छोटे मोटे लेवल पर हम नहीं लड़ रहे हैं, ये बहुत बड़े लेवल पर लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों ने तो केवल सुप्रीम कोर्ट का नाम सुना होगा, लड़ाई तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़े भी है और जीते भी है। साथियों, जब ये निर्णय लगा कॉपी नरेंद्र मोदी को मिली। 2004-2009 में कांग्रेस ने घोटाला करके चुनाव जीता था। आरएसएस ने, बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने इस घोटाले के साथ समझौता किया। क्या समझौता किया? कांग्रेस के साथ समझौता किया। 2 बार तुमने घोटाला किया, 2 बार हम करेंगे। तुम्हारे घोटाले के बारे में हम चुप रहेंगे, हमारे घोटाले के बारे में तुम चुप रहो। तो 2004-2009 के घोटाले के बारे में बीजेपी वाले चुप क्यों है? क्योंकि बीजेपी के साथ कांग्रेस का समझौता हुआ, 2 बार तुम घोटाला कर लेना। 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट में मैंने केस जीता, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी नरेंद्र मोदी के टेबल पर पहुंची और नरेंद्र मोदी के टेबल पर पहुंचने के बाद नरेंद्र मोदी को समझ में आया 2019 के चुनाव में अब हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। क्यों? वामन मेश्राम ने टांग अड़ा दिया है। वामन मेश्राम की टांग ये गांधी जी की सिंगल हड्डी की टांग नहीं है, ये डबल हड्डी की टांग है। ये इतना आसान नहीं। जब नरेंद्र मोदी को यह बात समझ में आई तो नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से संपर्क किया और कहा हमारी मदद करो। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को पूछा प्रधानमंत्री कौन है? कहा कि हम। सरकार किसकी है? कहा भाजपा की है। इलेक्शन कमिश्नर किसने बनाया? कहा हमने बनाया। सारे देश की मशीनरी किसके कब्जे में? कहा हमारे कब्जे में है। इतना सारा तुम्हारे कब्जे में, तो हमारी मदद क्यों चाहते हो? तो सारा का सारा तो तुम्हारे कब्जे में है। अगर हमारे कब्जे में होता तो हम किसी की नहीं सुनते। साला जो करना है कर लेते, तुम भी करो। नहीं। क्यों? ये वामन मेश्राम का टांग अड़ा हुआ है भाई। वो टांग आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। तुम जानते नहीं हो 3-4 लाख लोग आरएसएस के हेडक्वार्टर पर लेके गया था। उसका ताकत छोटा मोटा नहीं है। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को कहा हमारी मदद करो। 2 बार के घोटाले में हम चुप रहे, आप भी हमारी मदद करो। कांग्रेस के वकील सुप्रीम कोर्ट के अभिषेक मनु सिंघवी आरएसएस बीजेपी की मदद करने के लिए फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया और केस में कहा ए वामन मेश्राम का जो ऑर्डर है रिकाउंटिंग करने का, अगर ईवीएम में
इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में घोटाला होता है तो पेपर ट्रेल का कागजी मतों की रिकाउंटिंग करने का ऑर्डर है। 13 लाख 15 लाख कागजी वोटों की रिकाउंटिंग करनी होगी, ज्यादा समय लगेगा। वामन मेश्राम के ऑर्डर के अनुसार हमारे वकील ने कहा, कहां लिखा हुआ है संविधान में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए? बताओ तो संविधान में कहां लिखा हुआ है? संविधान में लिखा हुआ है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होना चाहिए, समय कम ज्यादा लगना चाहिए, नहीं लगना ऐसा लिखा कहां है? बताओ, नहीं लिखा है। क्यों? चुनाव ईमानदारी से होना चाहिए। तुम फरवरी से चुनाव शुरू करते हो और मई 23 में रिजल्ट लगाते हो। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4-4 महीने चुनाव चलवाते हो, लेट नहीं होता। अगर वामन मेश्राम के कागजी वोटों की गिनती करने से 3 दिन ज्यादा लगेगा तो 3 दिन ज्यादा है, 4 महीना ज्यादा नहीं है। 4 महीना ज्यादा होता है कि 3 दिन ज्यादा होता है? रिकाउंटिंग में ज्यादा से ज्यादा 3 दिन लगेगा। हमारे वकील ने इन सारी बातों को उठाया। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में आरएसएस बीजेपी की मदद करने के लिए केस लेकर गए। नहीं, मिलान करा। ईवीएम के 100% वोट तो 50% मिलान करा। चीफ जस्टिस थे जस्टिस गोगोई, रंजन गोगोई चीफ जस्टिस थे। उसको ये केस रिजेक्ट करना चाहिए था। क्यों? एक इशू था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, दोबारा फैसला देने का मामला नहीं था, रिजेक्ट कर लेना चाहिए था, नहीं किया। क्यों नहीं किया? एक औरत ने रंजन गोगोई चीफ जस्टिस पर आरोप लगाया कि इसने मेरा विनय भंग किया। तो जस्टिस बोबड़े, शरद बोबड़े, हमारे नागपुर के, मैं भी नागपुर का हूँ, शरद बोबड़े नागपुर के, उसका दादा आरएसएस के वकील विंग का संस्थापक अध्यक्ष था, उसका पोता सुप्रीम कोर्ट का दूसरे नंबर का जज था। जस्टिस गोगोई के बाद वो चीफ जस्टिस होने वाला था। उसकी अध्यक्षता में 7 जज का बेंच बैठा और निर्णय दिया जस्टिस गोगोई निर्दोष है। जस्टिस पटनायक की कमेटी बनाई उस औरत की जांच करने के लिए। जस्टिस पटनायक ने उस औरत को भी निर्दोष छोड़ दिया। अरे अगर जस्टिस गोगोई निर्दोष है तो उस औरत ने आरोप लगाया वो झूठा था। अगर झूठा आरोप लगाया तो उस औरत को सजा या दंड होना चाहिए था। जस्टिस पटनायक ने उसको ऐसा क्यों छोड़ा? इसका मतलब है ये सारा बनाव हो रहा था ताकि एक फैसला दिया जा सके। ये बात मैं देख रहा था, सुन रहा था, टीवी पे खबरें देख रहा था, तो मुझे समझ में आया कि इस पर एक चूक गलत फैसला देकर मुझे रोकने की कोशिश हो रही है। और इस तरह से 8 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, जस्टिस गोगोई ने फैसला दिया। क्या फैसला दिया? 50% मिलान नहीं होगा, 1% मिलान 1% मिलान होगा। अब आरएसएस बीजेपी के लोगों को, नरेंद्र मोदी को समझ में आ गया कि 1% में तो चोरी पकड़ी नहीं जाएगी। अब मौका मिल गया हम लोगों को। वामन मेश्राम का जो जजमेंट है अब वो नीचे दब गया है, 1% का जजमेंट ऊपर आ गया है। अब रिकाउंटिंग नहीं होगा, चोरी नहीं पकड़ी जाएगी। जब नरेंद्र मोदी को आरएसएस को मालूम हो गया तो उन्होंने आरएसएस के लोगों को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को कहा कि देखो जब वोट डालने के लिए जाओगे ना तो वोट जो है कैसे लगा, कैसे देने का, वोट कैसे देने का। एक आदमी वोट को जाएगा, एक वोट नहीं करेगा, 2, 4, 5, 6, 7, 30 इतना सारा करेगा। आप लोग सोच रहे ऐसे कैसे हो सकता है? देखो कैसे हो सकता है। नरेंद्र मोदी वाराणसी में चुनाव लड़ रहे थे, काउंटिंग हुआ, 11 लाख लोगों ने वोट डाला, मशीन से कितना निकला? 12,87,000। लोगों ने कितना वोट डाला? 11 लाख। वोट कितना मशीन से निकला? 12,87,000। ज्यादा कितना निकला? 1,87,000। अरे इतने तेजी से तो मुर्गी अंडा नहीं देती भाई, ईवीएम मशीन ने वोट कहां से दिए?
इतनी तेजी से मुर्गी अंडा देती है क्या? उतने तेजी से ईवीएम ने वोट देने का काम किया। नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र में 1,87,000 वोट ज्यादा निकले, वो भी 1,87,000। एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है घोटाला हुआ। आपको और एक सबूत के तौर पर बताना चाहता हूं ताकि आपको पता चले ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये मेरे पास चुनाव आयोग ने लिख कर दिया कितने टोटल कितनी सीटें जीती बीजेपी ने? 303 में घोटाले वाली सीटें कितनी? 303 में 303। बीजेपी ने 303 सीटें जीती, 303 की 3 घोटाले की सीटें। 100% सीटें बीजेपी ने घोटाला करके जीती। कैसे? 226 ज्यादा वोट निकाल कर और कम सीटें कम निकाल कर उसके वोट दूसरे जगह ट्रांसफर करवा के इस तरह से ये वोट जो है जितवाने का काम किया। ये सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है हमारे पास। साथियों, ये सारे सबूत मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आप सुनकर हैरान हो जाओगे। 24 सितंबर 2019 को चुनाव आयोग ने जो पेपर टेल मशीन के अंदर डाटा था वो सारा का सारा डाटा डिस्ट्रॉय कर दिया। जो ईवीएम मशीन का घोटाला पकड़ने वाला डाटा था, जो सबूत था, वो 24 सितंबर 2019 को चुनाव आयोग ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो सबूतों को डिस्ट्रॉय करना इंडियन पीनल कोड में क्रिमिनल ऑफेंस है। तो जो चुनाव आयोग के कमिश्नर है उनको मालूम नहीं है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है। मालूम होने के बावजूद भी चुनाव कमिश्नरों ने डाटा नष्ट किया। वो डाटा इसलिए नष्ट किया क्योंकि वो एविडेंस था घोटाले का। अगर वो पकड़ा गया होता तो चुनाव कमिश्नरों पर देशद्रोह का मुकदमा चलता, फांसी की सजा होती कमिश्नरों को। छोटा मोटा मामला नहीं है। को पूछा कि आप किस आधार पर बोल रहे हो? यही तो कह रहे हम बोल नहीं सकते। इसलिए कह रहे जो आप बोल रहे वो सही, हम नहीं बोल रहे। आप जो बोल रहे वो सही, बाकी हम बहुत सारा जानते हैं मगर बोल नहीं सकते। रोकना होगा। हमारे पास जो संवैधानिक अधिकार है उसमें वोट का अधिकार है। वोट का अधिकार में क्या निहित है? राजा चुनने का, राजा बनने का। ध्यान से सुनो, कोई बताने वाला नहीं। वोट के अधिकार में निहित क्या है? राजा चुनने का, राजा बनने का। वोट के अधिकार, वोट का अधिकार नहीं है, राजा चुनने का अधिकार है, राजा बनने का अधिकार है। जब तक काशीराम जी नहीं आए थे तब तक हमारे लोग वोट के अधिकार में एक अधिकार था राजा चुनने का, तो राजा चुनते थे, दूसरे को चुनते थे। जब काशीराम जी आए तो काशीराम जी ने समझाया कि केवल चुनने का अधिकार नहीं, राजा बनने का भी है, तो मायावती को राजा बना दिया। आए समझ में आए? तो वोट के अधिकार में निहित है राजा चुनने का अधिकार, राजा बनने का अधिकार। यदि आपके वोट के चोरी हो जाती है तो आप तो हो गए भिखारी। आपका राजा चुनने का, राजा बनने का अधिकार खत्म, तो आप हो गए भिखारी। दूसरा, इसके आधार पर राजा चुनना और राजा बनने के अधिकार के आधार पर भारत के संविधान में जो अधिकार आपको मिले हुए हैं वो सारे अधिकारों की सुरक्षा वोट के अधिकार पर निर्भर है। वो कैसे? जो एमएलए एमपी चुनकर जाता है वो आपके पास आता है हर 5 साल बाद। बाबूराम जी जरा ध्यान रखना हमारा। चले एक दिन क्यों ना हो नमस्कार करते हैं ना। 4 साल
4 साल 11 महीने 29 दिन आप नमस्कार करते हो, मगर एक दिन एमएलए एमपी आपको नमस्कार करता है ना? क्यों? वोट का अधिकार, वोट के अधिकार की वजह से आपके संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा होती है। वोट के अधिकार की अगर चोरी हो गई तो आपके सारे संवैधानिक अधिकारों की चोरी हो जाएगी और उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इसे रोकना होगा। रोकने के लिए क्या करना होगा? पहली बात, वो ईवीएम में वोटों की चोरी होती है, ये हमारे लोग भी नहीं मानते, तो समझाना होगा, सबूत देना होगा। इसीलिए बता रहा हूं, इसीलिए समझा रहा हूं। दूसरी बात, चुनाव आयोग को हमने लिख कर दिया, कानून और संविधान के दायरे में रहकर चुनाव आयोग के पास आपको रोकने का अधिकार नहीं है, आपको वोट का अधिकार है। तो आपको वोट देने वाले बूथ सेंटर पर आपको जाने के लिए रोक नहीं लगा सकते। आप जाएंगे, जाने के बाद आपको वोट डालना है, बटन दबाकर वोट डालना है, डालने के बाद मशीन उठाना है, उठाकर जमीन पर पटक देना है, मशीन टूट जाएगी, मशीन बंद पड़ जाएगी। 15 लाख मशीनें बंद पड़ गई, चुनाव रद्द हो जाएगा। चुनाव रद्द हो जाएगा तो भारत सरकार और चुनाव आयोग मीटिंग करेंगे कि अब क्या करें, लोगों का ईवीएम पर विश्वास नहीं है, क्या करें? कहा कि बैलेट पेपर लाना होगा और बैलेट पेपर आ जाए। तो ऐसा करना होगा। जब तक ऐसा नहीं करेंगे ये होने वाला नहीं। जब मैंने ईवीएम फोड़ने की बात की तो मेरे मित्र का टेलीफोन आया, विश्राम जी आप लोगों को ईवीएम के बारे में जागरण कर रहे हो, बहुत अच्छी बात समझा रहे हो, मगर मैंने सुना आप ईवीएम फोड़ने की बात कर रहे हो, क्या आपको पता है? मैंने कहा क्या? फोड़ने से सजा होगी, जेल होगी। तो मैंने उसको कहा, गांधी जी जेल में जाते जाते महान हो गए थे कि लहान हो गए थे, छोटे हो गए थे? कहा गांधी जी महान हो गए थे। अच्छा, गांधी जी महान होने के बाद क्या किया उन्होंने? कहा पता नहीं है। कहा मैं बताता हूँ। जब गांधी जी महान हो गए, जेल में जाते जाते जब महान हो गए तो गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा भारत छोड़ो, क्विट इंडिया है? गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा भारत छोड़ो। अगर मुझे भी इसी तरह से पंडित लोग जेल में भेजेंगे तो मैं भी कहूंगा पंडितों भारत छोड़ो। अच्छा, तो आप लोग भी चाहते हो पंडितों भारत छोड़ो, आप लोगों को भी इच्छा है। तो ईवीएम अगर ईमानदारी से काम नहीं करेगी तो ईवीएम फोड़ने के लिए कितने लोग राजी हैं? हाथ खड़े करो। अरे तो 100% लोग नहीं। तो मैं सोच रहा था कोई अगर हाथ नहीं खड़ा करेगा उसको यहीं पर देशद्रोही घोषित करने का सोच रहा था। सभी लोग देशभक्त है, अब क्या किया जाए, किसी को देशद्रोही नहीं घोषित कर सकते हैं। तो आप लोग आने वाले समय में ईवीएम फोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि पुणे के पास एक नगर जिला है, वहां एक कार्यकर्ता है, उसने पहले फोड़ दिया। मैंने उसको पूछा, अरे मैंने तुमको कहा था मैं जब बोलूंगा तब फोड़ने का। कहा ये बात तो सही है, आपने ऐसे कहा था, मगर आप बोल रहे 2024 को फोड़ने का, तो मेरे से रहा नहीं गया, इसलिए मैंने पहले ही फोड़ दिया। मैंने कहा तूने पहले ही फोड़ दिया तो क्या हुआ? तो एफआईआर हो गई। एफआईआर हो गई तो आगे क्या हुआ? पुलिस वाले पकड़ के ले गए। फिर क्या हुआ? केस हो गया। फिर क्या हुआ? जमानत हो गई। फिर क्या हुआ? केस चली। फिर जज ने पूछा कि ये मशीन तूने क्यों फोड़ा? कहा वामन मेश्राम ने कहा कि मेरा नाम लिया, हाँ आपका भी नाम लिया। वामन मेश्राम ने बताया था, क्या बताया? कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के बारे में निर्णय दिया कि ईवीएम में घोटाला होता है। अच्छा, कहाँ है सुप्रीम कोर्ट का? कहा ये मेरे पास है। ये तो अंग्रेजी में है। कहाँ है? पढ़ना आता है? नहीं आता है। तो ले आओ मेरे पास, ले आओ। जज के पास दे दिया, लाओ मेरे पास।
जज ने देखा, हाँ सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में घोटाला होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जब जज ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसका चलो बरी कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया। एक आदमी ने ईवीएम फोड़ा, फिर भी जज ने उसको छोड़ दिया। अगर 1 लाख 2 लाख लोग किसी, जैसे यूरोप में कर्नल गद्दाफी के यहाँ लाख लोग उसके घर में घुसे, उसकी हत्या कर दिया, तो अगर हत्या होती भारत में तो 302 का आर्टिकल लगता, मर्डर का केस लगता, फांसी की सजा होती। मगर जब 1 2 लाख लोग किसी घर में घुसकर हत्या कर देते हैं तो दूसरे दिन अखबार में खबर आती है। क्या खबर आती है? रेवोल्यूशन हो गया है। एफआईआर हो गया नहीं होता, रेवोल्यूशन हो गया है। तो रेवोल्यूशन पर कोई एफआईआर नहीं होती है। साथियों, ध्यान रखने का कि ये जो ईवीएम फोड़ने का कार्यक्रम हमने बनाया वो 15 लाख शेड्यूल कास्ट के, 15 लाख शेड्यूल ट्राइब के, 15 लाख नॉमिडिक ट्राइब के, 15 लाख एमबीसी के, 15 लाख ओबीसी के, 15 लाख माइनॉरिटी के, 15 लाख महिलाओं के, 15 लाख किसान के, वर्मा जी 15 लाख किसान के, 15 लाख विद्यार्थी युवा बेरोजगार के। तो एक बूथ पर कम से कम 10 लोग फोड़ने वाले रहना चाहिए। मशीन एक कई, अब फोड़ने वाले 10, तो मशीन टिकने वाली नहीं है। ऐसे प्लानिंग पर हम लोग काम कर रहे हैं और ये छुप कर नहीं कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला कह रहा। क्यों? अगर गैर कानूनी काम नहीं करते तो मैं खुल्लम खुल्ला नहीं कहता। उनको मालूम है उनका काम गैर कानूनी है, इसलिए मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा। इसलिए कोई कुछ मुझे नहीं कह रहा। मैं तो कह रहा अगर आपको लगता है गलत कर तो पकड़ो एफआईआर। मुझे तो कोई पकड़ नहीं रहा। साथियों, मैं कानून को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए काम कर रहा हूं। अगर शांतिपूर्ण परिवर्तन करने के लिए लोकतंत्र में, संविधान में व्यवस्था है, अगर